लेसन की तरफ जाते हैं, दैट इज द यूज ऑफ सिंबलिज्म। थीम्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट होगी बेटा, इसको थोड़ा सा ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर लीजिएगा सारी थीम्स को विद एनकेएम। ठीक है, एनकेएम में और भी ज़्यादा थीम्स लिखी हुई हैं, उधर से आपने पॉइंट्स और कोट्स जो है यहाँ पे थीम्स में ऐड करने हैं। ठीक है, बेशक बुक के ऊपर लिख लीजिएगा या टैग्स लगा लें या कुछ भी कर लें, बट कंसर्ट वन एक दफ़ा एनकेएम को ज़रूर खोल के पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो मैं कल इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसका वो जो पहला ही क्वेश्चन है ना एनकेएम की बुक में लिखा हुआ है, वो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। तो और वो बहुत डिटेल्ड है और उसके अंदर कोट्स भी बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये आज मैं ज़रा छोटे मोटे क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कभी उसको सिंबलिज्म बना देते हैं, कभी उसको थीम्स बना देते हैं। बेसिकली इसकी मेन थीम यही है, डिक्लाइन है दिल्ली का। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए यूज ऑफ सिंबलिज्म देखते हैं, डिस्कस द यूज ऑफ सिंबलिज्म। Twilight in Delhi is immensely visual, real, vivid, and close to traditional ways of old Delhi. Symbolical elements have been used vehemently throughout the novel. The very title of the novel is highly symbolic. Literally, the word twilight refers to the faint light in the sky. Figuratively, it represents the last stage of something when it becomes weaker or fail. ट्विलाइट यहाँ पे बेसिकली रेफर करती है फेंट लाइट इन द स्काई। फिगरेटिवली ये रिप्रेजेंट करती है लास्ट स्टेज ऑफ समथिंग, जब वो वीकर और फेल हो जाए। Keeping this definition into mind, one can easily understand the symbolic significance of the title of the novel. The description at the very beginning of the novel has symbolic significance. It shows the decay of Muslim civilization, which is product of their own inefficiencies and mismanagement in handling state affairs. Ahmad Ali says, night envelops the city, covering it like a blanket. नाइट जो है एनवेलप करती है सिटी को और इसको कवर कर देती है लाइक अ ब्लैंकेट। द डार्क एंड deserted site of city shows the nation's miserable plight under the colonial forces. ये डार्क और डेजर्टेड साइड जो है ऑफ द सिटी वो क्या शो करती है, नेशन की मिजरेबल प्लाइट, जो उसकी मिजरेबल जो एक किस्मत है, और अंडर द कॉलोनियल फोर्सेस। Zanana and Mardana show the gender discrimination in the society. It also throws light on the restricted and confined life of the females of the time. That they were treated as slaves and they have no role in socio-political setup of country. जनाना और मर्दाना बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी शो करता है, जो कि थ्रो करता है लाइट ऑन रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड लाइफ ऑफ फीमेल्स ऑफ दैट टाइम। और उनको जो है ट्रीट किया जाता है एज स्लेव्स एंड दे हैव नो रोल इन सोशियो पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री। उनका कोई रोल नहीं था सोशियो पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री में। Asghar is representative character of the youth. He is a typical Indian Muslim romantic bachelor who is spending life without any prior aim. The character of Asghar symbolically represent a confused generation in the hodgepodge of Indian and British culture. सिम्बॉलिकली असगर का जो कैरेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक कंफ्यूज जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है इन द होज पॉज ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश कल्चर, जिसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है। वो इंडियन और ब्रिटिश कल्चर का एक जैसे कहना चाहिए कि वो हौज पौज बन के रह गया। यानी कि ना तो वो पूरा का पूरा पूरा ब्रिटिश है, ना वो पूरा का पूरा तीतर है, और ना पूरा का पूरा बटेर है। यानी कि ना समझ आ रही है कि वो इंडियन है और ना ही समझ आ रही है वो ब्रिटिश कल्चर से वो करता है। सेम इज द केस विद आवर जनरेशन। हमारी जनरेशन को भी समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज, मतलब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो कहता है he is a kind of a new man who is culturally a mongrel. As Ahmad Ali says, prevailing condition have produced a new man whose life has neither depth nor expanse. वो कहता है कि ये जो प्रिवेलिंग कंडीशंस थी कि जब जो है ब्रिटिशर्स वहां पे आए थे, तो वो जो कंडीशंस हैं न्यू मैन के ऊपर, उन्होंने ना तो उसका whose life has neither depth or not expanse, ना तो उसके अंदर कोई डेप्थ थी ना एक्सपेंस थी, नॉर बैलेंस नॉर यूनिफॉर्मिटी। who is culturally a mongrel and in fact hybrid and somewhat contemptible,
whose finest emotions are devoid of beauty and dignity, the qualities which sprung from traditions of that harmonious culture. उसके फाइनेस्ट इमोशंस जो थे वो डिवॉइड थे ऑफ ब्यूटी और डिग्निटी से, और यही वो क्वालिटीज थी जो कि एक ट्रेडिशन ऑफ हार्मोनियस कल्चर से स्प्रंग होती हैं। आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो उनका बस क्या काम है, सेल्फीज, हेयर स्टाइलिंग, दिस एंड दैट, एंड सारा दिन एक सेल्फी हटती है दूसरी लगा देते हैं, दूसरी हटती है तीसरी। तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डिवॉइड ऑफ ब्यूटी एंड डिग्निटी, और वो ना तो उनके अंदर कोई डेप्थ है ना एक्सपेंस है, वो सिर्फ वो अपर जो अपना संवारने में वो बस लगे हुए हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। The death of Bilqis and the marriage of Meru with Miraj show the utter exploitation of women and the consequences of mismatched marriages. The marriage of Sheikh Sadiq's 14-year-old niece with strong and virile Ghafoor and the consequent death of the innocent girl with the ulcer of worm is also no exception. Mir Nihal's family symbolically represent the whole Muslim community in India who had spent the same time of life for many centuries. Their approach, religious atmosphere, belief in customs and traditions and superstitions all are packed in one family of Mir Nihal. मीर निहाल की जो फैमिली है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करती है होल मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया में, जो कि स्पेंड करते हैं सेम टाइम ऑफ लाइफ फॉर मैनी सेंचुरीज। उनकी अप्रोच, उनका रिलीजियस एटमॉस्फेयर, उनके बिलीफ इन कस्टम्स और ट्रेडिशन और उनकी सुपरस्टिशन तमाम जो है पैक्ड है इन वन फैमिली ऑफ मीर निहाल। Chapter about death of Mir Nihal's pigeon is highly symbolic. Soon after the death of Babbar Jan, it was the turning point in Mir Nihal's life. A healthy, tall, and handsome Mir Nihal is turned into a weaker person. The whole episode symbolically foretells the defeat of a certain traditional, static way of Muslims' life. If the pigeons represent Muslim culture, the cat is perhaps an intruder like Britishers. अगर पिजन जो है रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम कल्चर को, तो कैट जो है वो रिप्रेजेंट करती है intruders like Britishers को. The episode is perhaps the most symbolic event of the novel, that a cat kills many of Mir Nihal's pigeons. Here the cat is a potent symbol of which Mir Nihal is repeatedly in his short stories to represent cunning, stealth and destruction. कैट जो है वो एक इम्पोर्टेंट सिंबल था जिसको मीर निहाल जो है, सॉरी अहमद अली जो है वो रिपीटेडली रिप्रेजेंट करता अपनी शॉर्ट स्टोरी में, और वो रिप्रेजेंट करता उसको एज कनिंग, स्टेल्थ और डिस्ट्रक्शन के तौर पे। ही आल्सो आइडेंटिफाइज द कैट विद द ब्रिटिश who have succeeded in altering or destroying the cherished ways of life of Muslims, which Mir Nihal generation has been enjoying well. Similarly, the episode in which a snake enters into cage of pigeons and Mir Nihal catching hold of snake by its tail and smashing into floor shows the intrusion of some secret behind into the peaceful and romantic world of Mir Nihal particularly and in Delhi in general, while killing of snakes shows the bravery and valor of an Eastern man. But it is also ironic in the sense that Mir Nihal is unaware of the gradually penetrating change into his house. लेकिन आयरॉनिक भी है ये इन अ सेंस कि मीर निहाल जो था अनअवेयर था ऑफ ग्रेजुअली पेनिट्रेटिंग चेंज इनटू हिज हाउस कल्चर और अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ हिज सन असगर। In Twilight in Delhi, pigeon flying and kite have been shows as part of Muslim culture. These were the famous hobbies of youth as well of old people. Another hobby mentioned in the novel is alchemy. There is a number of characters who are crazy about the methods of making gold. अल्केमी पता है ना किसे कहते हैं, कि मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं अल्केमी। सिंबॉलिकली दीज हॉबीज आर नथिंग बट डिफरेंट चैनल्स ऑफ एस्केपिज्म। सिंबॉलिकली देखा जाए तो ये हॉबीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंट चैनल्स हैं ऑफ एस्केपिज्म के हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। दीज पीपल हैव नथिंग टू डू। इन लोगों के पास कुछ भी करने को नहीं था। दे आर परहैप्स unable to face the changing world. That is why they have taken refuge in these frivolous activities. इस वजह से वो जो है frivolous activities में हिस्सा लेते थे। एक्चुअली होता ये है, इंसान की नेचर है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है।
मुसलमान है तो वो नमाजों से भागता है, क्रिश्चियन है तो वो उन्होंने संडे के संडे चर्च जाना होता है, उनके लिए वो भी मुश्किल हो जाता है, और यहूद का भी यही हालात है उनके भी। तो द थिंग इज दैट कि बेटा हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए डिफरेंट हॉबीज बना लेते हैं ताकि हम एस्केप कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम पूरी नहीं कर रहे होते, वो दिमाग में टिक 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 हो रही होती है, हम लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो एट दैट टाइम जस्ट रिफ्यूज हासिल करने के लिए अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया या हमारा कोई काम पड़ा हुआ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा फेसबुक तो स्क्रॉल करके देखें, थोड़ा सा व्हाट्सएप तो स्क्रॉल करके देखो। सुबह उठते ही हम पहले दुआ नहीं पढ़ते, हम सबसे पहले उठते ही मोबाइल उठाते हैं और चेक करते हैं आज मैसेजेस कितने आए, ठीक है, किसी ने कोई अपडेट तो नहीं भेजी है। तो दीज आर द थिंग्स कि इंसान जो है उसके अंदर ये एस्केपिज्म है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, और दैट इज द मतलब ये कॉमन थिंग है, आप आम भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट है तो स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं से, अगर टीचर मेरे जैसा सख्त नहीं है तो मेरे ख्याल है वो भाग जाएगा जिससे, ठीक है, और नॉर्मली मजाक कर रही हूँ। तो ये बेटा सारी चीजें हैं कि हम लोग बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। वी आर जस्ट लाइक द, वो कहते हैं कि अगर जो है वो जब कबूतर के सामने बिल्ली आती है ना तो कबूतर जोर से आंखें बंद कर लेता है, और जैसे ही कबूतर जोर से डर के आंखें बंद कर लेता है ना, बिल्ली उसको खा जाती है। तो सेम इज द केस विद अस, हमारे सामने जब कुछ, हमें पता है कि ये मसला हो गया है, और मसला होने के साथ हम क्या करते हैं, मसले को हल करने के बजाय हम एस्केपिज्म का रास्ता इख्तियार करते हैं, और डिफरेंट किस्म की जो ट्रैवलर्स हॉबीज हैं या ट्रैवलर्स हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम उसमें जो है हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। A number of beggars roaming in the street show the abject poverty and the decaying culture of Delhi. They also show the mass illiteracy and unawares of the people of the time. ये जो नंबर ऑफ बेगर्स हैं जो रोम करते हैं स्ट्रीट को, वो शो करते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी को और डिकेइंग कल्चर ऑफ दिल्ली को, और वो शो करते हैं मैस इलिटरेसी और अनअवेयरनेस ऑफ पीपल ऑफ द टाइम, उस वक्त के लोगों की अनअवेयरनेस को। The paralysis of Mir Nihal is also highly symbolic. It represents the end of old order or the end of the old orthodoxical beliefs. Mir Nihal's desperation at the death of his son Habibuddin and his own paralysis is symbolically the depression of old generation at its disability. ओल्ड जनरेशन के अंदर ये जो डिप्रेशन है नॉर्मली ये देखा जाता है, और वो क्यों होता है, वो उनकी डिसेबिलिटी की वजह से। जब उनको ये लगता है कि अब ये बच्चे हमारे काबू में नहीं है, तो बेसिकली जो ओल्ड जनरेशन होती है वो जो है डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है। द लास्ट चैप्टर रिलेट्स हिज कंडीशन इन दीज वर्ड, Paul was weary and tired, limp like a shaken hand. His world had fallen to pieces all around him. वो कहता है he was weary and tired. वो बहुत weary और tired है। कौन? मीर निहाल। Limp like a shaken hand. His world had fallen to pieces all around. उसकी तमाम दुनिया बिखर के रह गई है। Smothered by indifference and death. और smothered है by indifference or death. Yet he was still alive to mock like like on all and count his days at the mercy of time and fate. और वो कहता है कि he was still alive to mock like and all, कि वो बिल्कुल इस तरह है, still alive है जैसे एक आउल होता है। आउल क्या होता है? वो रात को दरख्त पे बैठ के उसकी आंखें खुली रहती हैं, जब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है एट दैट टाइम भी उसकी आंखें खुली हुई होती हैं, और वो क्या करता है? काउंट हिज डेज एट द मर्सी ऑफ टाइम एंड फेट, और वो अपने मर्सी ऑफ टाइम एंड फेट पे अपने डेज काउंट कर रहा है, यानी कि मरने का इंतजार कर रहा है, और मतलब अपने आप को उसने किस्मत के हाल पे छोड़ दिया। एंड ही लेज ऑन द बेड इन अ स्टेट ऑफ कोमा, टू feeling less to sit up or think. The sun went down and hid his face. The gloomy picture of Mir Nihal paralysis condition also shows that his soul, his dominating figure, and his grandeur all are scattered or destroyed in the end of the novel. Begum Nihal's blindness shows her lack of comprehension in maintaining the old values with newly comprehension, sorry, with newly changed order. Mir Nihal
बेगम मीर निहाल की जो ब्लाइंडनेस होती है वो उसका लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड मेंटेनिंग द ओल्ड वैल्यूज विद द न्यूली चेंज सोशल ऑर्डर, कि वो उसकी लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होती है कि वो ओल्ड वैल्यूज को न्यूली चेंज ऑर्डर के साथ मेंटेन करने से कासिर होती है, वो नहीं मेंटेन कर पाती. Her blindness also shows the blindness of women of that age who were unable to understand the matters around them. Whereas the hysteric condition of Begum Nihal opens the secret of husband's relation with the housemaid Diljan. जबकि वो हिस्टेरिक कंडीशन होती है जो बेगम निहाल की, उससे वो ओपन करती है सीक्रेट ऑफ हर हस्बैंड रिलेशन विद द हाउसमेट दिलचैन. It symbolically shows the frustration and exploitation of housewives by their husband, और ये symbolically show करती है frustration और exploitation of housewives को by their husband. The sad story of Gulbano symbolically shows the cruelty of fate and living example of lost grandeur of Mughal Empire in Delhi. Finally, Begum Nihal's blindness, death of Bilqis, plight of other female characters, and anguish condition of almost every male character symbolically demonstrate the death and decay of a culture that has been prevailing for the centuries but dying at the advent of change brought by colonial powers in cultural and traditional Delhi. ये बेटा आपका आज का जो लेसन है दैट हैज बीन एंडेड. आज की जो आपका टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने एनी 5 to 6 कोट्स जो हैं वो सिंबल्स के अंदर ऐड करनी है और आपने मुझे शेयर करनी है, आप ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे. और दूसरा जो हमारा पहला क्वेश्चन है थीम्स का, उसके अंदर भी आपने एनी 5 to 6 कोट्स जो हैं वो ऐड करनी है उसके अंदर, और आपने वो मुझे शेयर करनी है कि हम मैम ये पॉइंट्स हैं जो कि थीम्स के अंदर लिखेंगे. So you have to make the point for themes and you have to make the point for symbolism. इन दोनों के आप पॉइंट्स लिखेंगे. सिंबलिज्म की आपने डेफिनेशन लिखनी है. थीम्स के बारे में, थीम्स की जो डेफिनेशन है कि थीम्स आर द यूनिवर्सल आइडियाज, ये आप लाजमी ऐड करेंगे जब भी किसी नॉवल की थीम्स आएगी. इसी तरह सिंबल्स के बारे में भी जो सिंबल की एक डेफिनेशन है वो आप जरूर ऐड करेंगे. ठीक है, दैट इज योर टुडेज लेसन. एनी क्वेश्चन क्लास, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जरूर लिखा करें. जो किसी और क्रिटिक ने ट्विलाइट इन दिल्ली के बारे में लिखा हो ना बेटा, वो कोट्स आपने जरूर शेयर करनी है. तो एनी 2 कोट्स ऑफ एनी अदर क्रिटिक और 5 जो आपने कोट्स हैं वो आपने इस प्ले के अंदर, सॉरी इस नॉवल के अंदर से 5 दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपने ऐड करनी है. और किसी का कोई